हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस क्लास में। तो कल हम लोग जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब बनाने के लिए केस होते हैं, जितने भी कंडीशन होते हैं, उन सारे कंडीशन को हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, हम लोग सारी चीज को एक चार्ट के माध्यम से भी समझा था। चार्ट के माध्यम से हमने समझा कि कैसे, कहाँ पर उसका प्रकृति क्या होगा, उसका आकार कैसा रहेगा और वो कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा रहेगा, सभी चीज को हमने समझा था। आशा करता हूं कि वो सारी चीज आपको याद होंगे। नहीं याद होगा तो फिर से उस वीडियो को देखिए, उस लेक्चर को देखिए और नोट बना लीजिए। नोट से आपको ज्यादा याद करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग कुछ पढ़ेंगे टॉपिक के बारे में, जो कि छोटा छोटा टॉपिक है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जहां तक मुझे याद है, समतल दर्पण के लेक्चर में मैंने आपको वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बारे में बताया था। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। मैंने बोला था कि बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रतिबिंब दूरी। ये हमारा आज का दो टॉपिक है, और भी आगे टॉपिक है, लेकिन आज का हमारा फर्स्ट ये टॉपिक है वस्तु दूरी और सेकंड है प्रतिबिंब दूरी। तो इसको आज हम डिटेल से समझते हैं कि क्या होता है वस्तु दूरी और क्या होता है प्रतिबिंब दूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग वस्तु दूरी के बारे में समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक दर्पण बना लेते हैं। कोई भी दर्पण हम लोग बना लेते हैं। तो नॉर्मली जो हम लोग किसी भी चीज के लिए दर्पण बनाते हैं तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान होता है। तो हम लोग सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये हो गया अवतल दर्पण। यहां पर आपको एक केंद्र हो जाता है और यहां एक मुख्य फोकस। ठीक, और यहां ध्रुव P। कोई भी हम लोग जो है एक वस्तु लेते हैं, कहीं भी उसको स्थित कीजिए और स्थित करने के बाद उसका फिगर डिनोट करते हैं। मान लीजिए एक वस्तु हमने यहां पर रखा, ये हमारा वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया। तो वस्तु से होकर जाते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर काटेगी, ये हम लोग जानते हैं। और तीसरा नियम के अनुसार हम लोग वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण पर लंबवत पड़ेगी। ठीक, ये हम लोग नियम जानते हैं। ये हो गया हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये हमारा फिगर बन गया। ठीक है, ये किसका फिगर बना आप लोग ध्यान में रखिए। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C पर स्थित होगा, ठीक है, उसका फिगर हमने बनाया है। कोई भी फिगर आप ले सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक सबसे पहले इसका डिफिनीशन बता देता हूं कि वस्तु तथा पोल के बीच की दूरी को, वस्तु तथा ध्रुव यानी पोल के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। क्या मतलब ये देखिए, मतलब क्या है कि ये जो वस्तु हमने स्थित किया है, चाहे वो यहां पर स्थित किया या यहां पर स्थित किया या यहां पर कहीं भी वस्तु हमने स्थित किया है, वहां से लेकर, उस जगह से लेकर ये जो दूरी है पोल तक की, पोल क्या होता है? तो पोल जो है दर्पण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो वस्तु से लेकर पोल के बीच की जो दूरी रहेगी वो दूरी क्या कहलाएगी? तो वो दूरी कहलाएगी बच्चों वस्तु दूरी। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होंगे बहुत ही आसानी से। वस्तु दूरी किसे कहते हैं? तो फिगर से समझिए कि वस्तु तथा पोल के बीच की जो दूरी रहती है उसे क्या कहते हैं? वस्तु दूरी कहते हैं। और वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं, छोटा U। किससे डिनोट करते हैं? छोटा U से डिनोट करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को C से, मुख्य फोकस को F से और ध्रुव को जैसे P से डिनोट करते हैं, वैसे ही वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये जो चीज है वो क्या है?
u है। यहां से यहां तक जो दूरी है वो दूरी क्या है, u है। ये हमारा क्या हो गया, वस्तु दूरी। अब जो है हमारा पूछता है दूसरा, प्रतिबिंब दूरी क्या है। तो प्रतिबिंब दूरी देखिए, जैसे वस्तु दूरी है वैसे ही प्रतिबिंब दूरी है, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस हो जाता है कि प्रतिबिंब से पोल के बीच की दूरी, इस बार क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब से पोल के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। यानी कि यहां से लेकर ये पोल P तक की जो दूरी होगी वो कौन सी दूरी होगी, वो होगी प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब से पोल के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को सूचित किया जाता है किससे, तो भी से, छोटा भी से। प्रतिबिंब दूरी को छोटा भी से सूचित करते हैं। मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ये वाली जो दूरी है वो छोटा भी है, भी से हम लोग इसको सूचित करते हैं। ठीक है, यहां तक वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर है तो कमेंट कीजिए, ठीक, अगर नहीं है तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको कुछ नोट है जिसको मैं बताने वाला हूं, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुछ नोट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, नोट, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। याद करने के दृष्टि से अगर आप देखें तो बहुत ही आसानी से सारी चीज याद हो जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। तो नोट नंबर फर्स्ट, पहला नोट हमारा क्या कहता है, तो हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में कल पढ़े थे, उसी से संबंधित ये सारे नोट मैं आपको बताऊंगा। पहला नंबर नोट जो है वो अवतल दर्पण के बारे में है। तो पहला नंबर नोट हमारा कहता है कि अवतल दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब है उसका आकार जो है वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। क्या होता है, ध्यान रखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार क्या होता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक दिखा होगा, तीनों केस यहां पर हो सकते हैं। प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। किसमें, अवतल दर्पण में। वहीं उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार है वो हमेशा वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, हमेशा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा होगा, लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा नंबर नोट हमारा क्या कहता है, ये देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है। अवतल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है। ठीक, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी बनेगा। दूसरा नंबर नोट क्या कहता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है, दोनों केस इसमें आ जाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सिर्फ आभासी बनेगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर नोट हमारा क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट नोट है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कैसे, वो मैं बता रहा हूं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसके बाद चौथा नंबर नोट, इसको मैं बता रहा हूं, चौथा नंबर नोट हमारा कहता है कि जो हमारा अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, उसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी
कहते हैं। तो आप लोग को अपसारी और अभिसारी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, जब मैंने प्रकाश पुंज पढ़ा रहा था, शायद प्रकाश पुंज के बारे में जब मैंने आपको बताया था, उसी समय बता दिया था कि अवसारी, अभिसारी और अपसारी किसे कहते हैं। याद होगा वो चीज। उसी के तरह ये भी है, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसीलिए कहते हैं क्योंकि दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें जो हैं एक बिंदु पर मिलती है। यहां आप देख सकते हैं कि चाहे वो चीज मुख्य अक्ष के समानांतर जाए या मुख्य फोकस से होकर जाए या इधर से आए, वो सारा मुख्य फोकस पे काटेगी, यानी कि सारा मुख्य अक्ष की तरफ जा रही है। चाहे हम वक्रता केंद्र से लेकर जाएं, ये जाएगी किधर, मुख्य अक्ष, यानी कि सारा अंदर की ओर जो है किरण जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, यानी कि एक बिंदु पर आकर कहीं न कहीं मिल रही है। एक बिंदु पर आकर सारी किरण, कोई भी किरण बाहर नहीं जा रही है, एक भी किरण बाहर की ओर नहीं जा रही है, एक भी किरण बाहर की ओर नहीं जा रही है, सभी किरण अंदर की ओर आ रही है, अंदर की ओर मुड़ रही है और एक बिंदु पर आकर मुड़ रही है, जिसके कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा क्या है, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं उत्तल दर्पण को। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो भी आता है परावर्तन के बाद देखिए क्या होता है, परावर्तन के बाद एक भी बिंदु पर जा रहा है, सब एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है और एक वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये भी इधर की ओर चला जा रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में ये निकल जा रही है, यानी कि एक, अगर इस दर्पण को एक बिंदु मान लिया जाए तो एक बिंदु से सारी किरणें निकलकर बाहर की ओर जा रही हैं। तो इसीलिए इसी कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अर्थात उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें आपतित किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु से निकलती हैं। ठीक, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आपतित किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। और दूसरा नंबर नोट, इसमें आभासी और वास्तविक बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी बनता है। आभासी जब भी बनेगा तो हमेशा क्या होगा, सीधा, और इसमें वास्तविक है और आभासी भी है, यानी कि सीधा और उल्टा दोनों बनेगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया, हमारा ये नोट क्लियर हो गया, समझ गए। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब चलिए हम लोग अपना आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है देखते हैं। प्रतिबिंब की संख्या को निकालने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं। मतलब इसका मतलब को समझ रहे, नहीं समझ रहे, चलिए मैं बताता हूं। दो दर्पण दिया हुआ रहेगा आपको, क्वेश्चन में दो दर्पण दिया हुआ रहेगा और उन दोनों के बीच एक वस्तु रखेगा और वस्तु से बोलेगा कि प्रतिबिंब का कितना प्रतिबिंब बनेगा उस वस्तु का। ठीक, तो उसके लिए दो केस आपको बनेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा कि कोई दो दर्पण है, किसी एंगल पर रखा हुआ है और उसके बीच में एक वस्तु रखा हुआ है, तो उस वस्तु का कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, तो उसके लिए दो केस आपका बनेगा। पहला केस क्या रहेगा, पहला केस पहले तो आपको दिया हुआ रहेगा थीटा, थीटा यानी कोई डिग्री रहेगा, डिग्री यानी कि मैथ में आप लोग जानेंगे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, कोई भी डिग्री दिया रहेगा, कोई भी एंगल दिया रहेगा कि इस एंगल पे दोनों दर्पण रखा हुआ है। तो पहला केस क्या आएगा कि जब
360 डिग्री बटा में थीटा का मान विषम हो। और दूसरा क्या आएगा कि जब 360 डिग्री बटा में थीटा का मान क्या हो, सम हो। यही दोनों ना आएगा, या तो इससे डिवाइड करने पे ये विषम निकलेगा, नहीं तो थीटा जितना रहेगा उससे डिवाइड करने पे सम निकलेगा। तो सम निकलेगा तो क्या होगा और विषम निकलेगा तो क्या रहेगा, यानी थीटा का मान दिया रहेगा और n यानी प्रतिबिंब की संख्या को n से पूछेगा कि नंबर ऑफ इमेज, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज, इमेज की संख्या n बराबर व्हाट, n क्या होगा। तो जब हमारा थीटा, जब हमारा विषम संख्या होगा 360 बटा थीटा का मान, तब n बराबर क्या होगा, तब n बराबर 360 डिग्री बटा में थीटा, इतना ही हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज का मान। यानी कि इसका मान अगर विषम आ गया तो वही मान हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। नहीं समझ में आया? आएगा। हम इसको अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। फिलहाल इसको समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो मान लेते हैं कि थीटा का मान दिया रहेगा 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। तो थीटा का मतलब कि दो दर्पणों के बीच का ये एंगल है, कोण है। कितना कोण दिया हुआ है? 40 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये सम है या विषम। तो उसके लिए हम लोग 360 डिग्री में से थीटा को भागा दे देंगे, यानी 40 डिग्री। तो कितना बार में? तो 9 बार में कट जाएगा। तो 9 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब हम देख रहे हैं कि जब विषम संख्या आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो n का मान है वो इसके डिवाइड जो निकलेगा उसी के बराबर रहता है, यानी कि जो नंबर ऑफ इमेज है वो 9 ही हो जाएगा। विषम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 9 जब आ जाएगा, विषम संख्या कोई आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये सारा विषम संख्या है। तो विषम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यही हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। लेकिन जब जो है 360 डिग्री बटा में थीटा का मान सम आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तब क्या करेंगे? तब n बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा जितना आएगा सम संख्या, उससे 1 घटा देंगे। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? क्या करेंगे? सम संख्या आएगा तो 1 घटा देंगे, यानी कि 4 आ गया तो 4 माइनस 1 बराबर 3, और ये जो 3 आ जाएगा ये हमेशा क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज। इससे ये साबित होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ इमेज होगा दो दर्पणों के बीच का जो एंगल के बीच, वो हमेशा विषम संख्या में रहेगा। यानी प्रतिबिंब कितना रहेगा? हमेशा विषम संख्या रहेगा, कभी भी सम संख्या नहीं होगा प्रतिबिंब का दो दर्पणों के बीच। यहां तक समझ गए? इससे संबंधित और सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब थोड़ा देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आज का हम लोग जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। तो हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं, थोड़ा आसानी हो जाता है सबसे। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, बड़ा सा। अवतल दर्पण में कलई किधर रहेगा? बिल्कुल सही जवाब, कलई दाईं ओर रहेगा। और उत्तल दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में भी दाईं ओर रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? सेंटर। और यहाँ क्या रहेगा? मुख्य फोकस। कोई भी हम लोग यहाँ पर एक लेते हैं, ऐसे करके इधर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस। और उसके बाद वक्रता की यहाँ बनेगी प्रतिबिंब। हो गया? ये हो गया हमारा क्लियर। यहाँ तक तो ये सब क्लियर होगा, बताने का जरूरत नहीं। यहाँ क्या? लंबवत पड़ेगी। ठीक, यहाँ पर क्या? पोल बनेगा। अब इसमें बहुत सारा चीज दिख रहा होगा, हम इसको अब मान लेते हैं कि ये जो है A है, ये क्या है? B है। और यहाँ पर जब बनेगा तो उल्टा बनेगा, यानी कि B डैश A डैश, ऐसा बनेगा। ठीक, मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये बिंदु जो है, ये बिंदु, ये AB जो है ये इसका लंबाई है। अब ये जो बिंदु है
ये बिंदु को ए ही रहने दीजिए, छोड़िए, कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, ए ही रहने दीजिए। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को दिख रही होंगी, तो आप कोई हमको बताएगा कि वस्तु दूरी इसमें कौन है? देखिए, बताइए वस्तु दूरी कौन है? तो जी हाँ, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी यानी कि ए, बिंदु ए से लेकर बिंदु पी, बिंदु ए से लेकर बिंदु पी, देख रहे हैं, ए पी, ध्रुव से लेकर वस्तु, वस्तु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को डिनोट किससे करते हैं? यू से। ठीक, अब हम लोग प्रतिबिंब दूरी, तो बी या इसको कह सकते हैं ए डैश, यहां लिखिए या यहां लिखिए, ऊंचाई तो बराबर है, तो यहां लिख सकते हैं ए डैश पी। तो ए डैश पी क्या है हमारा? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। दूरी तो नापिएगा तो इसके बराबर ही ना नापिएगा, तो यहां से लेके चलते हैं हम लोग ये, कोई भी जो दूरी है, कोई भी दूरी रहेगा, किसी का भी मान रहेगा, हमेशा मुख्य अक्ष पर ही नापेंगे, मुख्य अक्ष से ही करेंगे। फोकस बनेगा मुख्य अक्ष से, फोकस दूरी को नापेंगे तो मुख्य अक्ष से, उसका रेडियस को नापेंगे तो मुख्य अक्ष से। या ये नहीं कि यहां से हम लोग नाप दिए, यहां से इसको हम मापन कर दिए, नहीं, सारा चीज का मापन मुख्य अक्ष से होगा। तो ठीक है, यहां हो गया प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को भी से। अब जो ए और बी है, ए और बी क्या है? वस्तु का ऊंचाई है। क्लियर होगा ये तो बात? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को बाबू ओ से डिनोट करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इसीलिए ओ से डिनोट करते हैं। उसी तरह ए डैश बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश को क्या है? तो ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब को ऊंचाई को आई से डिनोट करते हैं, यानी इमेज। ठीक, यहां तक ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब जो है सी तथा पी, सी और पी खुद से बताइए, तो सी और पी क्या है? सी और पी बताया था मैंने कभी? वक्रता त्रिज्या जी, वक्रता त्रिज्या, भूल गए क्या? वक्रता त्रिज्या आर, आर से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था। ठीक, आगे देखते हैं। और एक लास्ट हम लोग क्या जाने थे? फोकस दूरी। फोकस दूरी कोई बताएगा इसमें कौन है? तो एफ पी, मुख्य फोकस और पी, सभी चीज मुख्य अक्ष पर नापेंगे, तो मुख्य फोकस और पी के बीच की दूरी फोकस दूरी, और फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो छोटा एफ। यहां तक बात क्लियर हो गया? इस चीज को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कीजिएगा। हो गया? अब मैं वक्रता त्रिज्या नहीं बोलूंगा, वस्तु दूरी नहीं बोलूंगा, प्रतिबिंब दूरी नहीं बोलूंगा, सीधे बोलूंगा यू भी ओ आई आर एफ। आप लोग को समझना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? आज का जो लेक्चर है यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पूछता है उसको जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।